हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी ने करवाया था, उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है हिस्ट्री। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। सील है, शहरी नियोजन है, आभूषण है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो विशिष्ट विशेषता है इन तीनों में से सभी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई है। हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र में फैली हुई है बताना है। गुजरात में है, अफगानिस्तान है, सिंध है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब इन तीनों में फैली हुई है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 73। हड़प्पा स्थलों पर हल रेखाएं पाई गई हैं। हल का टोरा कोटा मॉडल पाया गया है। नहरों के निशान पाए गए हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी मतलब तीनों पाए गए हैं। हल रेखाएं भी पाई गई हैं। हल का टोरा कोटा भी पाया गया है। टेरा कोटा भी पाया गया है। और नहरों के निशान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है। ठीक है, चिरांद से पहचाना जाएगा, बेलन घाटी, कौशल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल संस्कृति से पहचाना जाता है। हम मोहनजोदड़ो की संस्कृति से कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, रोपड़, धौलावीरा, इन सभी से भी पहचाना जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि हड़प्पावासी निम्नलिखित में किसको मानते थे। मृत्यु के बाद का जीवन, वर्ण व्यवस्था, लोकतंत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पावासी जो थे वो मानते थे मृत्यु के बाद का जीवन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 कह रहा है तमिलकम जो कौन शामिल है। चोल है, चेरा है, पांड्य है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए हैं। कनिंघम ने, कालिन मैंगजी, जॉन मार्शल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कालिन मैंगजी हैं। क्वेश्चन नंबर 78। और सातवाहन और शासक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है। 200 से 300 ईस्वी, 300 से 400 ईस्वी, 100 से 200 ईस्वी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के शासन किया था 600 से 647 ईस्वी में, 600 से 606 से लेकर 647 ईस्वी, 609 से लेकर 647 ईस्वी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, 606 से लेकर 647 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 का है कि शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है। अक्षर बहुत धुंधले होते हैं इसलिए पढ़ना मुश्किल है। वे उन सभी बातों पर चर्चा नहीं करते जिन्हें हम आज महत्वपूर्ण मान सकते हैं, या कई बार उन्हें समझना कठिन होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की है। इंडो फारसी सिक्कों पर फारसी और खरोष्टी दोनों भाषाओं में राजाओं के नाम अंकित थे। कनिंघम शिलालेख पढ़ने में माहिर थे। ब्राह्मी का प्रयोग गुप्त शासकों ने भी किया था। ठीक है, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से तीनों में से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, जब बी एस सुखंतकर ने संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तब यह तय किया गया था कि क्या तय किया गया था, देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा, या तमिल में पाई गई पांडुलिपियों का विशेष ध्यान देना, या हड़प्पा संस्कृत के किसी भी संदर्भ का उल्लेखनीय नहीं होना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि सल्तनत काल में उल्लूक क्या था? पैदल सैनिक थे, घोड़ा पोस्ट था, दृढ़ गैरिसन था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी घोड़ा पोस्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित में किस शहर का दौरा किया था? चेन्नई का, मैंगलोर का, गोवा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब्दुल रज्जाक ने जो दौरा किया था उसका मैंगलोर का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। 85 कह रहा है कि संतों की जीवनी, जिसे हैगियोग्राफी का मतलब क्या है? धार्मिक नेताओं की जीवनी, जमींदारों की जीवनी, और अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक थी। संतों की जीवनी इनमें से एक से अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 86, सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम, रुखसाना बेगम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा। तो इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है? फासियान है, जुआन जियान है, फांगजांग है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों एक से अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में कौन सा सही कथन है? प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे, कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे, कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक थे। 89 क्या कह रहा है? 89 कह रहा है कि चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में किस सामग्री का उपयोग किया गया है? कपड़ा, पेपर, ताड़ का पत्ता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चार चित्रण लिखने के लिए इन सभी मतलब एक से अधिक का उपयोग किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 का देखिए। 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन था? तो 1914 में एक प्रकाशित हुई थी पुस्तक, तो द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन था? उसका लेखक कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम था, अल्फ्रेड फाउचर था, जॉन मार्शल था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 का देखिए। इलियट संगमरमर क्या है? इलियट संगमरमर क्या है? सांची से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास रखे गए हैं, भारहुत में मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए हैं, अमरावती से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इलियट संगमरमर क्या है, इसके बारे में बताना है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरावती से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए हैं वो इलियट संगमरमर से जाना जाता है। तो आहत सिक्के किस धातु के बने थे? आहत जो सिक्के थे, आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? सोना से, पीतल से, जस्ता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आहत के जो सिक्के बने थे वो चांदी के बने थे। किसके बने थे? चांदी के, यानी इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 का देखते हैं। 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? तो अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं बताना है। मस्की है, कलासी है, सन्नति है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मस्की जो है महाशिलालेखों में से नहीं है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण, अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे थे, कावेरी नदी का अवतरण होता था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला क्या दर्शाती है? इन तीनों में से एक से अधिक दर्शाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 95 का देखते हैं। 95 कह रहा है कि स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची रही? ऑप्शन ए अमरावती समुद्र तट पर स्थित था, या अमरावती को अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों से ख़रीदा था, अमरावती को अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों से ख़रीदा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो स्मारक के संरक्षण के मामले जो सांची थी वो उसको क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों से सांची के लिए संरक्षण के लिए मान गए थे, लेकिन अमरावती को संरक्षण के लिए नहीं माने थे। ठीक है, इसलिए अमरावती नहीं बची और सांची बच गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। तो 96 का देखते हैं। 96 क्या कह रहा है? 96 कह रहा है कि इब्न बतूता के पान और नारियल के विस्तार से वर्णन क्यों किया? उन्हें ये दोनों बहुत पसंद थे, वे चाहते थे कि इन दोनों पेड़ों को संरक्षित किया जाए। सी इन दोनों पेड़ों में बनी औषध से पेट गंभीर दर्द ठीक हो जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका इब्न बतूता ने इनमें से वर्णन जो है कोई नहीं किया था। तो पान जो था, इब्न बतूता ने पान का वर्णन इसलिए किया था कि जो है ये क्या होता है, अंगूर की लताओं की तरह होता है और इसमें फल नहीं होता, केवल हम लोग इसको पत्तियों का यूज़ करते हैं। जबकि नारियल का इन्होंने बताया था कि ये खजूर के जैसा दिखता है और फल जो है मानव के सिर जैसा होता है और इनके रेशे से रस्सियाँ बनाई जाती है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि वर्नियर का मानना था कि भारत में भूमि का स्वामित्व केवल हिंदुओं के पास है। ऑप्शन बी कह रहा है भारत में भूमि का स्वामित्व केवल यात्रियों के पास है, भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वर्नियर का क्या मानना था? तो वर्नियर का मानना था कि भारत में भूमि का जो स्वामित्व केवल राजा के पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, तो थोड़ा इसको छोटा कर दे रहे हैं। हाँ, पूरा क्वेश्चन दिखे। चलिए, तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं और डी का तो ऑप्शन तो जानते ही हैं। कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही बताना है कि ऑप्शन ए 17वीं शताब्दी के दौरान भारत की तुलना में पश्चिमी यूरोप के शहरी केंद्रों में अधिक जनसंख्या में लोग रहते थे। ठीक है, 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे, या भारत की ये सभी भूमि पर राजशाही स्वामित्व था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक जनसंख्या में लोग रहते थे। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 कह रहा है कि निम्न में कौन सा गलत है? गलत बताना है। ऑप्शन ए मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम समान थे। ऑप्शन बी मध्यकाल में भारत में जितने भी दास थे उन पर राजशाही का अधिकार था। ऑप्शन सी मध्यकाल में भारत के केवल पुरुषों को ही गुलाम बनाया गया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से गलत बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सब गलत हैं। क्या है? सभी गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि भारत में दासों के उपयोग निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए दरबारों में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी पालकी ढोना, ऑप्शन सी रसोइयों पर नज़र लगाना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी काम इनसे करवाए जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि महान और छोटी परंपराएं शब्द किससे गढ़े हैं? रेडक्लिफ ब्राउन ने, मोर्टिमर व्हीलर और रॉबर्ट रेडफील्ड, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट रेडफील्ड हैं। इसकी राइट आंसर कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड।
102। 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताइए। चलिए बताइए। देखिए, मध्यकाल में जो पूजा प्रणाली के समन्वय प्रक्रिया में किस प्रकार कार्य करती है। ऑप्शन ए, स्थानीय पंथों को एकीकरण के लाभों को एहसास हुआ। ऑप्शन बी, ब्राह्मणवादी विचारों का प्रसार करना और इसे क्या करना, महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ बनाना, जिसे आमतौर पर वैदिक शिक्षा बाहर रखा गया था। ऑप्शन सी, जो ब्राह्मणों ने इन और अन्य सामाजिक श्रेणियों, मान्यताओं और प्रथाओं को स्वामित्व किया गया और उन पर भी फिर से काम किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से एक से अधिक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 क्या कह रहा है, बताइए। इसका क्या होगा कि भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सगुण और निर्गुण, महागुण और निर्गुण, सर्वगुण और सगुण। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, सगुण और निर्गुण। भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, सगुण और निर्गुण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 104। 104 है कि अलवर और नयनार क्रमशः किस देवता की पूजा करते थे। शिव और विष्णु, शिव और शक्ति, विष्णु और शिव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु और शिव का पूजा करते थे। ठीक है, अलवर और नयनार किसकी, विष्णु और शिव की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि नलियार दिव्य प्रबंध भट्ट किसकी रचना का एक संकलन है। ऑप्शन ए, सगुण संत कवि, अलवर निर्गुण संत कवि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, अलवर होगा। क्या होगा, अलवर। क्वेश्चन नंबर 106, अंडाल किस देवता की उपासक थी। विष्णु थी, शिव थी, शक्ति थी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अंडाल जो थे वह किस देवता के उपासक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, विष्णु के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 107, कराइकल किस देवता के उपासक थे। विष्णु के थे, शिव के थे, शक्ति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कराइकल किस देवता के, कराइकल के बारे में बताइए। तो कराइकल जो थे वह शिव के थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108। 108 कह रहा है कि ब्राह्मण बसवन्ना किस देश के उद्भव के लिए प्रसिद्ध हैं। थेरवाद, लिंगायत, वीरशैव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ब्राह्मण बसवन्ना जो थे वह किस आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से एक से अधिक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109। 109 कह रहा है कि शरिया का अर्थ क्या है। जस्तुस्ती समुदाय को जो नियंत्रित करने वाले कानून थे, मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून थे, फारसी समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून को शरिया का कानून कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110। 110 कह रहा है कि 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो 712 ईस्वी में जो सिंध पर विजय की थी वो उसका क्या नाम था। मोहम्मद बिन अहमद था, मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन कासिम था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 111। 111 कह रहा है कि सिलसिला का क्या होते हैं। सूफी वंशावली थे, उलेमा वंशावली, उमरा वंशावली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूफी वंशावली को सिलसिला होते थे। 112 कह रहा है कि आजमेर की चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था। मस्जिद था, विदेक था, दरगाह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113। 113 कह रहा है कि पद्मावत किसका एक रूप है। शादीनामा का, चरखानामा, प्रेम आख्यान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं,
तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेम आख्यान का है एक रूप। क्वेश्चन नंबर 114, निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से जाना जाता था? आलमगीर की, सुल्तान उल उमरा, सुल्तान उल मसाइक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुल्तान उल माइसक। निजाम औलिया को मुल्तान उल मसाइक के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित हैं? कबीर की, बाबर फरीद की, रविदास की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि इनमें से कौन उलट बांसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? मलिक, मोहम्मद जायसी, मंझन, कबीरदास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उलट बांसी रचनाओं के लिए कबीर प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है इनमें से कौन सा सगुण मार्गी भक्ति संत नहीं है? कबीर है, मीराबाई है, तुलसीदास है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सगुण भक्ति संत से नहीं है उनके बारे में बताना है। किससे? सगुण मार्गी संत से। तो कौन नहीं है ये बताना है। तो ये कबीर नहीं है, भक्ति से नहीं है, ये निर्गुण मार्गी से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तंजकीरा संतों की जीवनी संबंधी लेख, मालफुजात सूफी संतों की बातचीत, मकतूब सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सुमेलित नहीं है? यानी सभी सुमेलित हैं। ठीक है। 119 कह रहा है हम्पी की खंडहरों को प्रकाश में लाया गया। कालीन मैंगजी द्वारा, फ्रांसीसी मैंगजी द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? कालीन मैंगजी द्वारा। हम्पी की खंडहरों को प्रकाश में लाया गया कालीन मैंगजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है विजयनगर के शासकों को किस क्षेत्रों के शासकों के साथ संघर्ष था? गुजरात के मुल्तान, उड़ीसा के गजपत शासक, वातपी के सातवाहन शासक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। उड़ीसा के गजपति को विजयनगर के शासकों के साथ संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से जाना जाता है? पांड्यों का साम्राज्य, चेरों का साम्राज्य, या चोलों का साम्राज्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई होगा। तो इनमें से कोई नहीं है तो था कौन? इसका था, कौन था? मैसूर साम्राज्य। कौन था? मैसूर साम्राज्य को जाना जाता है, मैसूर साम्राज्य। ठीक है। कब जाना जाता था? 1973 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर्नाटक साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। कब? 1973 में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122वां कह रहा है कि 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? ठीक है, किसने किया? अब्दुल अजीज, बर्नियर, टॉमस रो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं थे। इसका भी राइट आंसर ई हो जाएगा। तो 15वीं शताब्दी विजयनगर के साम्राज्य किसने किया था? तो ये किया था अब्दुल रज्जाक ने। अब्दुल रज्जाक ने। किसने? रज्जाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा के नदी के तट पर हम्पी शहर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 124, हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है? पंचतंत्र, रामायण, ऋग्वेद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण को दर्शाया गया है। 125वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है?
हजारा कृष्ण मंदिर, विट्ठल मंदिर, हजारा विरूपा मंदिर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, विट्ठल मंदिर। चलिए इसका बताइए। अब्दुल फजल द्वारा लिखित आईने ए अकबरी में निम्नलिखित में किससे संबंधित जानकारी शामिल है? खेती सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, राज्य की एजेंसियों द्वारा राजस्व संग्रह को सक्षम करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, सम्राट अकबर का इतिहास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 127 यानी 127, फ्रांसीसी बुकनान किससे संबंधित है? कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना, बॉटेनिकल गार्डन के प्रभारी, गवर्नर जनरल के सर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय कृषि के व्यावसायिकीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने लिखा है? रजनी पामदत्त ने, सर हेनरी कॉटन ने, हेमचंद्र राय चौधरी ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजनी पामदत्त ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 1862 तक ब्रिटेन में कपास का 90% से अधिक आयात भारत से होता है। 1857 में ब्रिटेन में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1860 के दशक में पहले ब्रिटेन में कच्चे कपास का 3/4 आयात अमेरिका से होता था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? गलत को बताना है। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में, रैयत वाड़ी प्रणाली दक्कन में, महलवाड़ी व्यवस्था अवध में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से सभी सही हैं, इनमें से सभी सही हैं, इसलिए गलत पूछ रहा तो गलत है ही नहीं, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि रिकार्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? इसमें सुझाव दिया गया कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसतन लगान की ही दावा करना चाहिए। इसमें सुझाव दिया गया कि भूस्वामी को एक निश्चित समय पर प्रचलित अधिकतम लगान का दावा करना चाहिए। और इसमें सुझाव दिया गया कि भूस्वामी को अपने लाभ का एक हिस्सा क्षेत्र के किसानों के साथ साझा करना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान ही दावा करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है? 132 कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने परसीमन का कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकारों एवं रैयतों ने बीच हस्तांतरित जो ऋण खंड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी। ऑप्शन ए, वे किसानों की भलाई की ही कामना करते थे, वे साहूकारों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे, वे न्यायिक प्रणाली की पवित्रता की रक्षा करना चाहते थे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। वो क्या चाहते थे? यही चाहते थे कि जो कानून व्यवस्था है और समाज का जो विश्लेषण बना रहे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि इनमें से कौन सा नेता 1857 ने के विद्रोह से जुड़ा नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई नहीं जुड़े थे, शाहमल नहीं जुड़े थे, मौलवी अब्दुल्ला शाह नहीं जुड़े थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी ये सब जुड़े थे, लेकिन इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसलिए कोई नहीं होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कारण 1857 के विद्रोह के शुरुआत में जुड़ा नहीं था। शुरुआत में कौन सा जुड़ा नहीं था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तकता को मान्यता देने से इनकार, यह धारणा कि अंग्रेज भारतीय समाज द्वारा पोषित और पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं। ऑप्शन सी अंग्रेज किसानों के रक्षक थे, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंग्रेज किसानों के रक्षक थे। ये जुड़ा विद्रोह के साथ जुड़ा नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि इनमें से कौन गुजराती है और लंदन में प्रशिक्षित वकील है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, गोपाल कृष्ण पटेल। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्वेश्चन नंबर 136 का है इनमें से किसे लाल बाल पाल के नाम से नहीं जाना जाता था। ठीक है, तो बीजी बाल गंगाधर तिलक, इन्हें बाल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? इन्हें बाल के नाम से जाना जाता था। और लाला लाजपत, इन्हें लाल के नाम से जाना जाता था। और ये पाल के नाम से जाने जाते थे, बीसी पाल। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब जाने जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो निम्नलिखित में किसके आधार पर किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक पुरुष वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक महिला वयस्क मताधिकार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। इसका ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ई। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। ठीक है, चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 इनमें से कौन सा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा है। एडविन मॉन्टेग्यू, साइमन, जेम्स फोर्ड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 139 आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है। कांग यू वेई, माओ त्सुंग तुंग या सन यात सेन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आधुनिक चीन के संस्थापक किसके रूप में माना जाता था? इसको सन यात सेन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 की मेसोपोटामिया यूरोप लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। यह भारत के व्यापार मार्ग पर स्थित था। इसका ओल्ड टेस्टामेंट के संदर्भ हैं। मैग्ना कार्टा में इसका संदर्भ था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका ओल्ड टेस्टामेंट से संदर्भ था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 141 मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में किस नदी से संबंधित है। दजला है, डेन्यूब है, फरात है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मुहरों की अनूठी विशेषता क्या थी। इसे आसानी से स्टोर किया जा सकता था, यह लगातार चित्र बना सकता था, इसका उपयोग केवल शासकों द्वारा किया जाता था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह लगातार चित्र बना सकता था। क्वेश्चन नंबर 143 चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे। पनीर, खाद, धातु के उपकरण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। एक सौ चौवालीस कह रहा है कि गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था।
स्क्रॉल पर, 11 पट्टिका पर, 12 पट्टिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 पट्टिका। गिलगामेश महाकाव्य किस पर लिखा गया था? 12 पट्टिका पर। 145 कह रहा है कि कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? भूमध्य सागर पर, फारस की खाड़ी, काला सागर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, काला सागर पर स्थित है। 146 कह रहा है कि सेंट ऑगस्टीन कहाँ के बिशप थे? रोम का इतालवी शहर, और उत्तरी अफ्रीका शहर लिम्पो, ग्रीक शहर स्पार्टा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। तो सेंट ऑगस्टीन कहाँ के बिशप थे? ये थे उत्तरी अफ्रीका शहर, जिसे हिप्पो के नाम से जाना जाता है। 147 क्या है कि परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? इटली की चांदी को खदानें समाप्त हो गई थी, या मिस्र की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी, स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी, इसलिए परावर्ती रोमन साम्राज्य के चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 149 नहीं 148 क्या कह रहा है कि मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या हैं? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग। अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग। पोपपाद, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुई? 1973, 1972, 1974, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1973 में। क्वेश्चन नंबर 150 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लंबी छलांग की योजना क्या है तथा इसे कब और कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन ए, देश को तेजी से औद्योगिकीकरण के लिए प्रेरित करने की नीति चीन 1959 में, देश को तेजी से औद्योगिकीकरण के लिए प्रेरित करने की नीति जापान 1959, या देश को तेजी से औद्योगिकीकरण करने के लिए प्रेरित की नीति जो चीन 1958, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।